नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। मणिपुर में हैवानियत की शिकार दोनों पीड़ित महिलाओं की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये दो महिलाएं 4 मई को हुई यौन उत्पीड़न की घटना से जुड़ी एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई हैं। मणिपुर सरकार और केंद्र के खिलाफ दी गई इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है और आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की हैं। सरकार बताए कि उसने अब तक क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र और मणिपुर जो राज्य है 6000 एफआईआर का ब्रेकअप भी दें और कोर्ट ने कहा हमारा विचार है कि संवैधानिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बहाल करें। वहीं इस मामले में केंद्र ने कहा है कि कई मामलों को सीबीआई को सौंपा जा चुका है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि हिंसा मामले में सुनवाई राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए। मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। तो ये मामला संसद में भी गूंजा। मणिपुर पर किस नियम के तहत चर्चा हो, इसे लेकर संसद में आज भी गतिरोध बरकरार रहा। राज्यसभा में नेता सदन ने कहा है कि सरकार नियम 176 के तहत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर एतराज जताया। जबरदस्त हंगामे की वजह से दोनों सदनों को पहले तो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, बाद में दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित हुए। हंगामे के बीच सरकारों की तरफ से बयान आया कि वो इस मुद्दे पर 2 बजे तैयार थे, लेकिन विपक्ष जो है वो नियम 267 के तहत चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है। Personally, our people have visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? बार बार अब तक ये कहा जाता था कि सरकार डिबेट करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आज सुबह बिजनेस में लिस्ट भी हुआ सप्लीमेंट्री में, और उस लिस्टिंग में 176 के तहत मणिपुर के ऊपर चर्चा होगा। हमें बहुत दुख लगता है कि ऑपोजिशन जो पिछले 8 दिन से लगातार मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहती थी, आज मणिपुर के चर्चा जब शुरू हो रही है, भाग रहे हैं। हरियाणा के नूह में दंगे हुए हैं। शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। इस दौरान कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, जमकर तोड़फोड़ हुई है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर गोलियां चली हैं। बिगड़ी कानून व्यवस्था को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पुलिस को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा केंद्र से मदद मांगी है। दरअसल मंदिर में करीब 2500 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर निकालने की तैयारी है। फिलहाल इंटरनेट भी बंद है। धारा 144 लगी हुई है। आइए सीधे चलते हैं, पहले सुनते हैं अनिल विज का क्या कहना है। नहीं, पूरी जानकारी मिली है और वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहाँ पर पहुँच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है। वहाँ से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियाँ हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और वहाँ के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं, और हम शीघ्र से शीघ्र वहाँ पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारों से कहना भी चाहता हूँ कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें, ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ। और मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मुकेश, क्या हालात हैं इस समय वहाँ पर? देखिए, अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं और जो जानकारी अभी लेटेस्ट मिली है उसके मुताबिक अभी भी वहाँ पर हिंसा हो रही है और कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। कई जगहों पर गाड़ियों को लोग आग के हवाले कर रहे हैं। खासतौर से सोना रोड का जो इलाका है और जो नूह का इलाका है, वहां पर हालात तनावपूर्ण हैं और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर एक भी पुलिसकर्मी नहीं है। कई पुलिसकर्मी इस पूरी हिंसा में घायल हुए हैं। ये हिंसा करीब दोपहर में 1:30 बजे शुरू हुई थी और तब से लगातार नूह और आसपास के इलाकों में हिंसा का दौर जारी है। दरअसल कुछ हिंदू संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज नूह से एक ब्रज मंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया था। करीब 2,500 से 3,000 लोग जो है इकट्ठा हुए थे और नूह के एक मंदिर से ये लोग ब्रज मंडल यात्रा निकाल रहे थे। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू हुई और जहां से शुरुआत हुई
वहां से करीब 500 मीटर आगे पहुंची। उसी बीच आरोप ये है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने यात्रा के लोगों पर पथराव कर दिया और उसके बाद फिर दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ, जिसमें लगातार जो हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जो गुस्साई भीड़ थी उसने बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं पुलिस की, जो आम लोगों की गाड़ियां हैं, कुछ मीडिया कर्मी उनकी भी गाड़ियां हैं, उनको आग के हवाले कर दिया है। इसमें कुछ मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं, कई पुलिस कर्मी घायल हुए हैं और करीब 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। हिंसा को देखते हुए पूरे नूह इलाके में सेक्शन 144 लगा दिया गया है। इसके अलावा जो मोबाइल इंटरनेट सेवा है उसको बंद कर दिया गया है ताकि लोग अफवाह यानी रूमर ना फैला पाएं। अभी भी वहां पर हालात तनावपूर्ण हैं और एक मंदिर है जहां 2500 लोग फंसे हुए हैं नूह में। उस मंदिर में लोगों को निकालने के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने केंद्र सरकार से बात की है और हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की जो कंपनियां हैं वो भेजने के लिए कहा गया है ताकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। मंदिर के चारों तरफ से फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो हिंसा का जो दौर है वो अभी भी जारी है। नूह के आसपास का इलाका और सोहना में स्थिति तनावपूर्ण है और इसको देखते हुए आसपास के जिलों से 1000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं और गुरुग्राम के जो अस्पताल हैं, सोहना के अस्पताल हैं और नूह के अस्पताल हैं, वहां पर घायल अभी पहुंच रहे हैं। फिलहाल अभी जो हालात हैं वो तनावपूर्ण हैं और हरियाणा सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद और हालात पर नजर भी बनाए रखेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में अंधाधुंध फायरिंग हुई है और इस वारदात में आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के साथ 3 यात्रियों की मौत हुई। आरोपी कांस्टेबल चेतन को एसआई टीकाराम पर उसने गोली चलाई। आरोपी ने B5 पैंट्री कार और S6 में 12 राउंड फायरिंग चलाई और हत्या के बाद आरोपी कांस्टेबल ने भागने की कोशिश की। दहिसर स्टेशन के पास चेन पुलिंग और फिर कूद गया। आरोपी को राइफल के साथ बाद में गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्र आरोपी को मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। सीनियर एएसआई टीकाराम मीना उन पर फायरिंग की और उसके बाद 3 अलग अलग बोगियों के 3 और पैसेंजर जो थे उन पर फायरिंग की। ये चारों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। उसके बाद ये ट्रेन मीरा रोड तक जब आई तब किसी पैसेंजर ने चेन पुल की सेफ्टी के लिए और गाड़ी रुक गई। तब ये चेतन सिंह इसने भागने की कोशिश की, लेकिन जीआरपी के और आरपीएफ के जो पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे उन्होंने बड़ी धैर्यता से उसे पकड़ा। और अब दिल्ली से जुड़ी हुई खबर। केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान कब हो यह कल तय करने के बाद कही जा रही है, लेकिन उससे पहले सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो सकता है और यह है दिल्ली सेवा बिल। अब दिल्ली सेवा बिल की बारी है। कल लोकसभा में पेश किया जाएगा ये बिल। सूत्रों के हवाले से खबर है गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इसे पेश करेंगे। ये बिल सांसदों को पहले ही सर्कुलेट हो चुका है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव भी शामिल होंगे। अथॉरिटी के सारे फैसले बहुमत से होंगे। अथॉरिटी की सिफारिश पर एलजी फैसला लेंगे। अथॉरिटी और एलजी की राय अलग होने पर एलजी का फैसला अंतिम होगा। बिल के पास होते ही अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। हालांकि दिल्ली सेवा बिल इस बारे में 19 मई को जारी किए गए अध्यादेश की हूबहू कॉपी नहीं है, बल्कि इसमें 3 मुख्य संशोधन किए गए हैं। सेक्शन 3A को हटा दिया गया है। इसमें दिल्ली विधानसभा को सेवाओं संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसकी जगह बिल में अनुच्छेद 239AA पर जोर है, जो आपको बता दें नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का अधिकार देता है। पहले अथॉरिटी को अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा और सांसद दोनों को देने की बात थी। अब इस प्रावधान को भी हटा दिया गया है। विभिन्न अथॉरिटी, बोर्ड, आयोग और जो वैधानिक संस्थाओं के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रावधान में ढील दी गई और इसके बारे में प्रस्तावों को उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को देने से पहले कि सरकार को देने की बाध्यता नहीं होगी। तो ये तमाम पहलू हैं जो इसमें सामने आए हैं। पिछले 25 सालों से
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई है। बीजेपी की दिल्ली की इकाई के तमाम नेता राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो चुके हैं। तो अब अपनी खत्म हो चुकी दिल्ली बीजेपी का संज्ञान लेते हुए शायद हाईकमांड ने ये फैसला लिया बीजेपी के कि सरकार ही खत्म कर दो ताकि झंझट ही ना हो, और उसी सिलसिले में ये कदम लिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई भी पावर को कम नहीं किया गया है, बल्कि उनकी पावर को बढ़ाया गया है। एक हमारे भारत सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई है जिसका चेयरमैन हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को बनाया गया है, और जो भी फैसले होंगे वो उसी कमेटी द्वारा लिए जाएंगे। तो इससे ज़्यादा अधिकार तो इससे पहले के मुख्यमंत्री को कभी नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुश होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को खुश होना चाहिए कि उन्हें इतना अधिकार दिया है भारत सरकार ने, और ना कि वो इस तरीके से रोने का जो ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञानवापी सर्वे केस में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस परिसर को अगर मस्जिद बुलाया जाएगा तो इसमें विवाद होगा। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार तक ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के सर्वे पर रोक लगा रखी है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है, और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा की एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति आय में 2030 तक 70% की उछाल आएगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया बता रही हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 70% बढ़ सकती है FY 30 तक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम किसी भी राष्ट्र में प्रति व्यक्ति की आय का माप होता है। रिपोर्ट के अनुसार ये आय की बढ़ोतरी जो है वो इंडिया को मिडिल इनकम इकोनॉमी और 6 ट्रिलियन GDP की इकोनॉमी बनने में मदद करेगी। आय का बढ़ना जो है वो विदेशों से होने वाले व्यापार और घरेलू खपत के बढ़ने से होगा। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रिपोर्ट ने कहा है कि आधे से ज्यादा जो है घरेलू खपत जो है उसके बढ़ने पर होगा ये बढ़ाव। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के लुगाया कस्बे में शुक्रवार को एक स्कूली छात्रा की पानी की बोतल में गंदगी मिला देने के विवाद से खड़ा हो गया और आज 2 दिन के अवकाश के बाद स्कूल खुला तो गांव में हंगामा हुआ। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने जानकारी भेजी है कि ग्रामीणों ने गांव के सरकारी स्कूल को घेर लिया। स्कूल स्टाफ आरोपी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। उन लोगों ने काफ़ी संख्या में आसपास के लोग भी जमा हो गए थे। बात अब चीन से जुड़ी हुई। चीन की सरकार ने राजधानी बीजिंग और उत्तर के अन्य क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों से कह दिया है कि टाइफून डोक्सुरी के कारण हुई भारी बारिश के बीच बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहें। चीन के हिमाई प्रांत से बाढ़ की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां दर्जनों गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। जगह जगह पुल और सड़कें टूट गए हैं। वुहान में एक आदमी कार के साथ 5 किलोमीटर तक बहता दिख रहा है। बाद में राहत कर्मियों ने उसे बचा लिया। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।